नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और उत्तर काल में आज एक बार फिर से तारीखों के ऐलान के साथ ही सवाल कई सारे शुरू हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के कहीं न कहीं जो राज्य की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनके जो लगातार सत्ता में इन 10 सीट पर किस तरह से बने रहे, इसकी जो एक पूरे नैरेटिव की स्टोरी है ये कि किस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरह की शिकस्त बीजेपी को मिली, क्या उत्तर प्रदेश की जनता अब भी उसी मूड में है या वो एक उस समय विशेष की मोमेंट था और अब जो है योगी आदित्यनाथ अपने पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता को करने में समर्थ है। ये सवाल उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में अहम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही देश की सियासत तय होती है और इस बार उत्तर प्रदेश ने ही बीजेपी का रास्ता केंद्र में जाने से रोक दिया। तो अब उत्तर प्रदेश की ये 10 विधानसभा की सीट, 10 विधानसभा सीट 400 में कोई बहुत ज्यादा अहम नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी इस 10 विधानसभा सीट पर जिस तरह की ताकत लगाई जा रही है सत्तारूढ़ दल के द्वारा और विपक्ष के द्वारा, वो अपने आप में चर्चा का विषय है और उसकी वाजिब वजह भी है। आज चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्माहट है। समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ कि चुनावों की तारीख 13 नवंबर, जैसे ही 13 नवंबर की तारीख का ऐलान हुआ वैसे ही उत्तर प्रदेश में किस तरह के रिएक्शन देखने को मिले। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, चंचल कुमार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुधा मिश्रा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता और नावेद शिकोजी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला राघवेंद्र सिंह जी, शुरुआत आपसे ही करें। बीजेपी सत्तारूढ़ दल, तारीख 13 नवंबर, आज से महज 28 दिन। मीना जी, हम लोगों की तैयारी ये 28 दिन नहीं, हम लोग पिछले 3 महीने से पूरी ईमानदारी से 10 सीटों में मेहनत कर रहे हैं। 2 महीने पहले हमारे प्रभारी संयोजक नियुक्त कर दिए गए थे। हम लोगों की संस्था चल रही है, हम लोगों ने ईमानदारी से 10 सीटों में बेहतर सदस्यता की हुई है। हमारे संयोजक बन गए हैं, प्रभारी बन गए हैं। हमारे जो वरिष्ठ नेतागण है वो कैंप किए हुए हैं। हम लोग जो कोई भी चुनाव लड़ते हैं, चाहे संगठन का चुनाव हो, जनता का चुनाव हो, हम लोग पूरी ताकत से लड़ते हैं। ये बात पूरा उत्तर प्रदेश का हर राजनीतिक दल जानता है। तो हम लोगों ने 10 सीटों में बेहतर काम करने का, 10 की 10 सीटें जीतने का लक्ष्य रख करके हम लोग लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से मीना जी, 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगी। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी लंबे समय से एमवाई आधार पर राजनीति करती रही है, ना मुस्लिम के हाथ में कुछ रहा, ना यादव के हाथ में कुछ रहा, सिर्फ शगुफा भर रहा। मुसलमानों की झोलियां खाली रही, यादव के नाम पर अखिलेश यादव के परिवार की झोलियां भरती रही। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। अब वो फेल होता नजर आ गया। पीडीए नया लेकर के शगुफा आ गए हैं। अब पीडीए क्या है, अभी तक अखिलेश यादव ने उसका स्पष्टीकरण दे पाए। और सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य नेताओं की तो बात छोड़िए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को, नारे को लेकर के काम करती है। हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, बाबा भीमराव अम्बेडकर के विषय को लेकर के, और हमारी जितनी योजनाएं हैं समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए है। और लगातार इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको भर भर के प्यार किया है। देश में हमारी तीसरी बार सरकार बनी हुई है, ऐसे नहीं बनी हुई है। लोग आरोप प्रत्यारोप कुछ भी करते रहे, इसकी कोई हमें चिंता मीना जी नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल कुछ भी हमसे कहते रहे, परिणाम बताते हैं। जो जनता का रुझान बताता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या है। बड़े लंबे समय के बाद, 35 सालों के बाद उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई पलट के सरकार बनी है। इससे पहले अलग पलट के बनती रही है, लेकिन दोबारा जो सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बनी है, वो दर्शाती है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत बेहतर काम कर रहा है और देश भी बहुत ही अच्छे कदम पर चल रहा है। जी राघवेंद्र जी, आपको बीजेपी से ज्यादा जानकारी समाजवादी पार्टी की है और मुझे लगता है चंचल जी को ज्यादा जानकारी आपके बारे में होगी अपनी पार्टी से। सवाल ये है कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी की ज्यादा बात करने की बजाय दूसरों पर हमले करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं।
अब वो तो जनता को तय करना है कि आपके हमलों पर विश्वास करेगी या आपके काम पर। सत्तारूढ़ दल के साथ जो प्लस होता है चंचल जी, वो निश्चित रूप से सत्ता में होने और सत्ता की मशीनरी और सत्ता का काम होता है। उनके पास गिनाने को बहुत कुछ होता है। विपक्ष के पास सिवाय सरकार पर हमला करने के लिए कुछ और बाकी है चंचल जी? सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा लेट से जुड़ पाया हूँ आपके साथ में, और आपके इस दर्शकों को प्रणाम। हमारे यहाँ जो रविंदर भाई की आपने बात करी कि सपा के बारे में जानते, कुछ जानते कहाँ है ये तो अपने बारे में भी नहीं जान पा रहे हैं कि बीजेपी किस तरीके से हकमारी कर रही है, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ अन्याय कर रही है। अभी आपने देखा है कि कितनी शर्मनाक बात है मीना जी, मतलब मैं कहते हुए मुझे खराब लग रहा है कि इनकी पार्टी का एक विधायक, उसको सरेआम मुख्यमंत्री का सजातीय व्यक्ति और हमारे प्रवक्ता का सजातीय व्यक्ति पीटता है, थप्पड़ों थप्पड़ों पीटता है, और सोचो उसके अगले दिन उस बंदे का सम्मान समारोह होता है। ये हालत है बीजेपी में पिछड़े समाज के नेताओं का। और सोचो विधायक, जो विधायक है, आम जनता की तो बात ही छोड़ दो मीना जी, विधायक को पीटा जाता है और थपड़िया जाता है विधिवत, और उसको उसका सम्मान, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, अवधेश सिंह शेर हो गए। ये है पहली बात, मैं यहां से शुरुआत करना चाह रहा था। हो सकता है राघवेंद्र जी को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। समाजवादी लोग हमेशा विकास की बात करते हैं, और हम लोगों ने विकास किया है। मैं तो कई बारी चैनल पे राघवेंद्र भाई से भी चैलेंज करता हूं, और भी बीजेपी के प्रवक्ताओं को चैलेंज करता हूं, एक कोई काम इस लखनऊ के अंदर बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। और मैं बता देता हूं, सुन लीजिए आप, 5 साल में जो अखिलेश जी का एरा रहा, उस समय उन्होंने कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम किए। लेकिन हमारे यहाँ मीना जी एक कहावत कही जाती है, बंदर के हाथ में अगर उस तरह पकड़ा दो तो काटता है। तो ये कहानी उत्तर प्रदेश के जनता के साथ में हो गई है। इसी लखनऊ के अंदर आप हाई कोर्ट की बिल्डिंग से लेकर के जेपीएनआईसी की बिल्डिंग से, गोमती रिवर फ्रंट से लेकर के आप आगे बढ़ोगे, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट, और आपका ट्रिपल आईटी, उसके आगे आप बढ़ोगे अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, एशिया का सबसे हिंदुस्तान का सबसे हाईटेक पुलिस मुख्यालय, जिसपे जो है पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतर सकता है, हेलीपैड बना हुआ है। इसके अलावा आप और आगे बढ़ोगे आप तो डायल 100 की बिल्डिंग है, शाही अवध, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 18-18 की मेहनत करके बेच दी। अवध शिल्प ग्राम, जो आपके दिल्ली हाट की तर्ज पे बनाया गया। और आप आगे बढ़ोगे, गोमती रिवर फ्रंट है, मेट्रो अमौसी से मुंशीपुरे तक मेट्रो बनाई, हम लोगों ने चलाई भी। उसके आगे ये 7-8 साल के इनका ट्रिपल इंजन है लखनऊ में, एक भी स्टेशन आगे नहीं बढ़ा पाए, एक पिलर आगे नहीं बढ़ा पाए। आप और आगे बढ़ोगे, जिससे मुख्यमंत्री जी खुद बैठते हैं। जो 100 बेड का अस्पताल आसियाना में था, उसको 300 बेड बनाया। राम सागर मिश्रा के नाम से 100 बेड का अस्पताल बक्सी तालाब विधानसभा में बनाया। लोहिया के अंदर अंकोलॉजी भवन बनाया। पीजीआई के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग। इसके अलावा केजीएमसी में आपने शताब्दी बिल्डिंग बनाई। इसके अलावा और आगे बढ़ोगे आप मेडिकल के क्षेत्र में, तो बड़े बड़े काम किए अखिलेश जी ने। और एक एक जिले के पास मेरे पास जानकारी है, राघवेंद्र जी कोई जिला बता देंगे, मैं बता दूंगा वहां पे सरकार ने क्या काम किया था। अब मैं आता हूं, जो हम लोग डिबेट इस बात पे कर रहे थे कि हमारी तैयारी क्या है। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है जनता के बीच में, हम लोग जा रहे हैं, बता रहे हैं बीजेपी के 10 साल के, 11 साल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 10.5 साल के, और 7.5 साल के जो इनकी स्टेट गवर्नमेंट की, इन्होंने केवल और केवल दुश्वारियों के अलावा जनता को कुछ नहीं दिया है। आप सोचो शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, चिकित्सा कितनी महंगी हो गई है। ये लोहिया पीजीआई के अंदर लोगों को बेड नहीं मिलता मीना जी। आपको राघवेंद्र भाई जानते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता और नेता भी बेड नहीं दिलवा पाते हैं। मैं जाता हूं लोहिया बराबर, और इनकी समझिए कि कहीं 50 बेड भी पूरे लखनऊ में इन्होंने एक्सटेंड नहीं किया, न कहीं बढ़ाया। आज हालत यह है कि सैकड़ों लोग केवल इसलिए मर जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल पाता है। ये हमारे वरिष्ठ साथी बैठे नावेद भाई भी जानते हैं इस बात को। लेकिन आज अगर पूछा जाए इनसे कि कोई एक काम बता दो तो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है, उत्तर प्रदेश में, चंचल जी आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश में इस बार सब कुछ खस्ता हाल है, और जो कुछ किया वो अखिलेश यादव ने किया। मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने। आपके पास तो अखिलेश यादव जी के कामों की वाहवाही करने के अलावा कुछ विकल्प बच नहीं रहा है। गठबंधन के सहयोगी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। मैं बता देता हूँ, 1 मिनट सुनिए, आप मुझसे बोलिए ना मैम। पहले पूछते हैं, उसके बाद वापस आपके पास आएंगे। ओके ओके मैम, ओके जी नमस्कार जी। मीना जी, डॉक्टर साहब, आपको मेरा सवाल नहीं सुना आपने। डॉक्टर साहिबा, सुधा मिश्रा जी, मेरा सवाल ये था कि
जिस तरह से अखिलेश यादव अपने कामों की लिस्ट बता रहे हैं और योगी सरकार की नाकामियां बता रहे हैं, साफ साफ ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीट यहाँ पर अपने खाते में करने वाली है। जी, डॉक्टर मीना शर्मा जी, आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आपको आ रही होगी और यहाँ पे हम गठबंधन की बात करेंगे क्योंकि सपा और कांग्रेस यहाँ पे गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के साथ उपचुनाव की तैयारी और 10 की 10 की तैयारी हो रही है। पूरे पैनल को मैं कंफर्म कर दूं, चंचल भाई को भी बता दूं, मुझे भी पता है, चंचल भाई को पता है और हमारे राघवेंद्र भाई को भी पता है और नावेद भाई को भी पता है कि हम उपचुनाव में साथ में हैं। तो साथ में है तो 10 की 10 चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कितने सीट पे ये संगठन अपना सोच लेगा, कर लेगा, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुख्य बात जीत की है। क्योंकि जिस तरह से हालात है उत्तर प्रदेश के और जो दिखाया जा रहा है, जो असल में है, आप भी जानती हैं मीना जी की उसमें जो अंतर है वो जमीन आसमान का है। कहने को आप कुछ भी शिगोफा छोड़ दीजिए, कुछ भी जुमले कह दीजिए, लेकिन अगर सच में आप सब्जी लेने जाती होंगी, दुकानों पे जाती होंगी, सड़क पे चलती होंगी, तो आपको पता होगा कि क्या अंतर आया है। एक दूध का पैकेट लेने आती तो आपको अंतर समझ में आया होगा कि सच में क्या हुआ है। किसी की तनख्वाह कितनी बड़ी है, इस पे अगर प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर नहीं होगा, लेकिन महंगाई कितनी बड़ी है एक मजदूरी करने वाला बता पाएगा आपको कि कितनी महंगाई बढ़ी है। कल मैं सब्जी लेने गई थी, भाई हम लोग स्कूटर पे चलने वाले लोग हैं, साइकिल चलने वाले लोग हैं, तो जाते हैं, तो जब सब्जी मंडी में गए, 400 की सब्जी में अगर आप गिनना चाहेंगे तो गिन लेंगे, लेकिन सामान क्या है पता नहीं चलेगा। ये हालात हैं, तो सोचिए वो गरीब मजदूर जो 400 नहीं कमा पाता है वो कैसे खरीदता होगा। छोड़ देते हैं इसको, उपचुनाव पे आते हैं। जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मीना जी यहाँ बैठी हैं और मीना जी यहाँ पे, अगर चूंकि आपके हाथ में पूरी बागडोर है, सूत्रधार है यहाँ पे इस कार्यक्रम की, अगर आप सब कार्यक्रम करते समय चारों लोगों को बांट के देखना शुरू कर देंगी तो क्या होगा, इस पूरे डिबेट का माहौल खराब हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जो पद का मुखिया होता है किसी प्रदेश का, किसी देश का, अगर वो अपने लोगों को बांट के देखे कि नवेद भाई मुस्लिम है, सुधा जी हिंदू है, ब्राह्मण है, चंचल भाई यादव है, राघवेंद्र जी ठाकुर है अरे और आप मीना तो जी नहीं करना शुरू कर दिए डॉक्टर ना सुधा ना ना, बता मिश्रा, रही हूँ मैं, आप ये तो हो रहा है पैनल ना नहीं करना मीना जी। शुरू कर दिए। मीना जी पैनल प्लीज नहीं ना, बता रही हूँ प्लीज, आपको, एग्जैक्टली नहीं नहीं एग्जैक्टली प्लीज, यही हो रहा है, यही हो रहा है। आपको खराब लगा ना, आप मत हमें भी करिए खराब लगता है। शो में। नहीं नहीं बता, शो में आप मैं क्या नहीं कर कर रही रही हैं? हूँ मीना जी, मैं बता रही हूँ कि यही हो रहा है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हमारे जो लोग हैं, जिनको हमने, तो लोगों को जनता ने तय चुना है, करने दीजिए, लोगों को तय नहीं करने नहीं नहीं नहीं, दीजिए कि वो क्या वो सोचते हैं जिम्मेदारी इसको हमारी लेकर। है ना ना, नाविद जी, लोग तय नहीं कर नाविद रहे हैं। जी, जो आप दर्शकों को, करोड़ों दर्शक आप जा रही है ना, उनको जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए जिनको सरकार सौंपी गई है, वो एक्चुअल में ही कह रहे हैं। वो हमें कपड़ों से पहचानते हैं, वो हमारे धर्म से पहचानते हैं, वो हमारे काम से पहचानते हैं, वो करते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। मैं तो अध्यापिका हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरे बच्चों के कौन कौन से धर्म है, नाम से जानती हूँ, कहीं सरनेम लगा है, कहीं नहीं लगा है, मैं बच्चों को यूनिफॉर्म से जानती हूँ, तो वो छोड़ दीजिए, हम नहीं करते हैं, ये किया जा रहा है। इसीलिए उस चुनाव में 10 पे 10 जीतना सुनिश्चित करना कि इस देश में, इस प्रदेश में जो उन्मादी तेवर बिखलाए जा रहे हैं वो ना होने पाए। क्योंकि अगर ये लोग कहते हैं शासन बहुत चुस्त दुरुस्त है, आप भी देख रही हैं, घटनाओं के नाम लेने की जरूरत नहीं है, कितना चुस्त दुरुस्त है। घटना हो जाती है, आधे घंटे तक कोई पहुंचता नहीं है, घटना रूप अलग ले लेती है और एक बच्चे की मौत तक हो जाती है। इसका संज्ञान नहीं कोई लेगा, ना कोई उस पर बात करेगा। दिक्कत है कि उन्माद फैला के वो तो अपने घरों में एकदम भयमुक्त हैं, लेकिन जो बच्चे जिनको सड़कों पे ना होके कहीं इंस्टीट्यूट में, कहीं पढ़ाई में, कहीं काम में होना चाहिए, उनकी मौतें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इन चीजों से अपने प्रदेश को, अपने देश को बचाने के लिए आपको नहीं, हम सबको आगे उन उन्मादी तेवर और सोच से उन्हें निजात दिलानी है। उस सोच से, जी, किस सोच में वो बच्चा छत पे चढ़ता है, 25 मिनट बाद उसकी हत्या हो जाती है, ये सोच कहां से आती है? कैसे ऐसा हो रहा है इस देश में, इस प्रदेश में? इस पे आपको, हम सबको सोच पर लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो जीवन में हमने अपने उम्र पार कर ली है ना, हमारी पीढ़ियां बड़ी हो रही हैं, उनके लिए हम कौन से सवाल दे रहे हैं? अगर नहीं सोचेंगे तो ऐसे लोग बार बार क्रिएट करते रहेंगे। अब ये लोग कहेंगे चुनाव हमेशा होता है, अरे चुनाव हो, कुछ भी हो संवैधानिक रूप से, ठीक है। लेकिन सोच कैसे बदलते हैं, ये बड़ा डॉक्टर प्रश्न सुधा है। मिश्रा, आपकी बात का जो सार है वो ये है कि सरकार और सत्तारूढ़ दल समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जावेद निको जी, विपक्ष का काम है सरकार के जो भी सरकार की स्थिति है उसको सामने रखना, उसमें विपक्ष अपने लिहाज से भी देखता है और जनता का लिहाज तो डेफिनेटली देखना चाहिए भी। लेकिन नाविद जी, इस वक्त जो गठबंधन के जो दल हैं, चाहे वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के सहयोगी गठबंधन
बीजेपी के हों, उनके बीच जो तनातनी है और जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन है, उनके बीच अब तारीख 13 नवंबर तय हो गई। इस वक्त जो स्थिति बड़े कैनवास पर आपको दिख रही है, वो क्या बता रही है? देखिए, तारीख आ चुकी है उपचुनाव की और उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है ये बताना या इसका विश्लेषण करना इसलिए कठिन है क्योंकि पुराना अनुभव मैं आपसे साझा करूंगा। लोकसभा चुनाव था, बहुत सारे विश्लेषक देश के ये अंदाजा लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी बहुत सारे राज्यों में जनता की हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा का नुकसान नहीं होगा या बहुत कम होगा। ये एक आम विश्लेषण था लोकसभा चुनाव से पहले। अन्य राज्यों में नुकसान भाजपा का होगा, उसको कवर उत्तर प्रदेश कर लेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का किला सबसे मजबूत है। यहाँ योगी का बुलडोजर है, यहाँ योगी का लॉ एंड ऑर्डर है। यहाँ पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जैसा एक कामयाब, एक बहुत ही भावुक और भारत के सनातनियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है जिससे लोग खुश हैं, उसका इनाम मिलेगा। ये सारा विश्लेषण धरे का धरा रह गया क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज टटोलना बड़े बड़े विश्लेषकों के लिए भी बहुत कठिन होता है। इसका उलट हो गया, यूपी में भारतीय जनता पार्टी हार गई, अन्य प्रदेशों में इतना बुरा हाल नहीं हुआ, इतना अच्छा परफॉर्म हो गया कि कम से कम एनडीए ने सरकार बना ली। वो बात अलग है कि अकेले बूते पर भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आ पाई, लेकिन यूपी की जनता बड़ी जादुई होती है, उसको टटोल पाना, माहौल को परखना बड़ा कठिन होता है। लोकसभा चुनाव से ऐसा ही महसूस हुआ। अब उपचुनाव होने वाले हैं, दो मजबूत बाइपोलर चुनाव होने वाला है। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यानी वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन, पीडीए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन। अब देखिए, हम ये कह सकते थे और ये कह भी सकते हैं कि लोकसभा चुनाव, लास्ट चुनाव जो था, उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर साबित हुई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए नजदीकी तारीखों को देखते हुए, नजदीकी लोकसभा के नतीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा कि ये उपचुनाव होने वाले, इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन ये कहते कहते हम रुक जाएंगे। कारण क्या है कि उसमें एक नया परिवेश सामने आ गया। हरियाणा का नतीजा जो है उसने कुछ और बता दिया। हरियाणा के ने ये बता दिया कि थोड़ा सा बदलाव है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभी भी विश्वास है। अग्निवीर से बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है, किसानों में नाराजगी नहीं है, जाटों में अभी बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है। मैं हरियाणा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश से काफी मिजाज मिलता हुआ है, कृषि प्रधान ये राज्य भी है, यहाँ भी जाटों की संख्या है, वहां भी बहुत बड़ी जाटों की संख्या है। ये सारी चीजों को देखते हुए लगा कि जनता में हरियाणा में जो हुआ उसमें तो ये लगता है कि जाट वर्सेस ऑल अदर्स, सारे के सारे एक तरफ हुए, मोटा मोटी, मतलब और वो एक बड़ा फैक्टर, मतलब जो हरियाणा में हुआ वो अप्रत्याशित था। जैसे आपने कहा उत्तर प्रदेश के लिए लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक विफल हो गए, वैसे ही इस बार भी हरियाणा के चुनाव में भी राजनीतिक विश्लेषकों को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुले रूप में कह रहे थे कि बीजेपी का सफाया होने जा रहा है, कांग्रेस सरकार बना रही है। और उसके बाद जो तस्वीर देखने को मिली, हालांकि न्यूज 24 पर इसी कार्यक्रम में हमने जब चर्चा की थी तो कई बार इस बात की चर्चा हुई थी कि दरअसल हरियाणा में छत्तीसगढ़ का अध्याय रिपीट हो सकता है। जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी, लग रहा था कांग्रेस की सरकार बना रही है, लेकिन वहां बीजेपी की सरकार बनी। वैसे ही हरियाणा में भी एक अंडर करंट इस तरह का था, कांग्रेस की जो भीतर की गुटबाजी थी। तो मुद्दा ये है नावेद जी कि एक तरफ हरियाणा में कांग्रेस की भीतर की गुटबाजी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हुई, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस के बीच पे सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह की कहानी है, वो सिर्फ कैंडिडेट्स के नाम घोषित होने से पहले तक की है कि वो बाद में भी कुछ असर रहेगा उसका?
मैं आपके सवाल पे ही आऊंगा। हरियाणा का जिक्र हो गया तो उसमें एक बात और जोड़ दें कि वहां पर जो बात आपने कही कि जाट वर्सेस हो गया और पिछड़ी जातियां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई। जिन पिछड़ी जातियों के ऊपर आज समाजवादी पार्टी और पीडीए पूरा डिपेंड है और उस पर भरोसा करते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो आंकड़े बताते हैं उसके हिसाब से यादव समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छा खासा चला गया। ये सारी स्थितियां जब पैदा हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने बहुत खराब प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ताकत लगभग वोट प्रतिशत को देखा जाए तो बराबर की थी। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस बहुत पिछड़ गई, ऐसा कतई नहीं हुआ है। लेकिन जो आपने जिक्र किया कि वो सारी चीजें सामने आई, गठबंधन की राजनीति में आपसी सामंजस्य का होना बहुत जरूरी होता है, जो कि इंडिया गठबंधन की कमजोरी नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके सहयोगी जो छोटे छोटे दल थे उन्होंने इसलिए साथ नहीं दिया। और वो साथ कैसे देते जब कांग्रेस ने उनके साथ में कोई अच्छी ट्यूनिंग नहीं बनाई। बात सिर्फ आपकी ही नहीं है, बात समाजवादी पार्टी की भी है। समाजवादी पार्टी का मैं नहीं कह रहा हूं हरियाणा में बहुत बड़ा अस्तित्व था, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि यादव समाज की संख्या अच्छी खासी बड़ी थी। अखिलेश यादव के साथ में अगर बहुत अच्छी कांग्रेस की ट्यूनिंग बनी होती इस चुनाव में भी और उनसे मदद भी मांगी जाती, सिंबॉलिक वे में 1-2 सीटें ऑफर कर दी जाती, एक ही सीट ऑफर कर दी जाती और 20-30 सीटों पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ होते, तो मुझे लगता कि थोड़ी सी जो चूक हो गई जिसकी वजह से 1-2% वोट की वजह से 11 सीटों का नुकसान हो गया और जो जीतती हुई कांग्रेस हार गई। तो उस चुनाव से जो नजर, जो आपका मेन सवाल है, मैं उसी पर आ रहा हूं कि कम से कम इंडिया गठबंधन को आज ये सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना बहुत आसान नहीं है। इसके लिए हमें आपसी अपने कुनबे में आपसी सामंजस्य और ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी। उसी बात के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी इन दलों को साथ में मिलके, और बहुत सिर्फ बात सीट शेयरिंग की नहीं है, बात दिल मिलने की है, विचार मिलने की है और एक दूसरे का साथ देने की है। जैसा कि कांग्रेस को कितनी सीटें दी जाती हैं, क्या दी जाती हैं, ये बातें अलग है, लेकिन कांग्रेस कितना साथ समाजवादी पार्टी का देती है, ये वो दिल से साथ देने की बातें दूसरी होती है। कैडर का एक साथ मिक्स होना, बिल्कुल कैंडिडेट्स की सीट बंटवारे को लेकर कहाँ समझौता होता है और उसके बाद दिल से दिल कितना मिलता है, कैंडिडेट के समर्थन में दोनों राजनीतिक दल ग्राउंड पर कितना जुटते हैं। लेकिन अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जो है उसको लेकर चुनाव आयोग ने अभी घोषणा नहीं की। राघवेंद्र जी, क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, ये चुनाव आयोग की अपनी कार्रवाई है, वो किस तरीके से क्या करती है वो चुनाव आयोग जाने। लेकिन अभी हमारे मित्र चंचल जी समाजवादी पार्टी के, मुझे ऐसा लग रहा था वो कोई ऐसी योजनाएं बताएंगे जो प्रदेश क्षितिज में दिखाई पड़ रही होंगी, प्रदेश स्तर के आंकड़े होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे आंकड़े बताए जो एक विधायक स्तर के होते हैं। फलाने क्षेत्र में अस्पताल बन गया, ढिकाने क्षेत्र में पार्क बन गया। तो ये हमें लग रहा है ये सरकार की उपलब्धियां नहीं होती है, व्यक्तिगत उपलब्धियां होती है। समाजवादी पार्टी के समय में बेरोजगारी दर कितनी थी उत्तर प्रदेश में? 17.5% बेरोजगारी थी मीना जी। सीएमआई के आंकड़े थे, हम लोगों ने उसको 2022 तक 3.5% में लाने का काम किया। हम लोगों ने ईमानदारी से रोजगार दिए। सरकारी नौकरी हम लोगों ने 3.5 लाख सरकारी नौकरी पिछले पंचवर्षीय में दी हम लोगों ने, 2017 से लेकर 2022 तक। इनके समय में कितनी सरकारी नौकरी लगी थी? मात्र 90,000 सरकारी नौकरी इन लोगों ने दी थी। कितने मेट्रो बने थे? एक आधा अधूरा मेट्रो बना था। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी 5 जिलों में मेट्रो चलाने का काम कर रहे हैं। कितने एक्सप्रेसवे थे? एक आधा अधूरा एक्सप्रेसवे बना था, उसमें भी 2 बार सर्किल रेट बढ़ाए गए थे, अर्थात सीधे सीधे घपले घोटाला दिखाई पड़ रहा था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां 12 एक्सप्रेसवे चल रहे हैं। हम लोगों ने कितने केंद्रीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश अव्वल हुआ करता था 2017 से पहले, एक में भी योजना में अव्वल नहीं हुआ करता। मिल्कीपुर की घोषणा नहीं हुई। सवाल मेरा ये था, आपका कहना है ये चुनाव आयोग का फैसला है। चंचल जी, क्या कारण मानते हैं चुनाव आयोग के इस फैसले के पीछे? वजह क्या समझते हैं आप? मुख्यमंत्री जी डर रहे हैं, बीजेपी के लोग डर चुके हैं कि अब हमारा धार्मिक एजेंडे वाला जो ध्रुवीकरण करते थे, जो हिंदुत्व एजेंडा था, पिट चुका है इनका, अब वो नहीं चलने वाला है। चुनाव नहीं कराएंगे क्या जी? अभी रुक के कराएंगे ना वो,
ये 9 सीटों पे चुनाव के बाद ये अभी इसके बाद भाई पूरी ताकत झोंकेंगे वहां पे। अभी सोचिए कि मुख्यमंत्री जी मीना एक जी, एक सीट पे ये 3-3 काम 4-4, विधायक सुन लीजिए सरकार राघवेंद्र का भाई, होता सुन ही नहीं लीजिए। है। चंचल भाई, चंचल जी, ये काम सरकार का नहीं होता है चुनाव आप कराना। पहले बोल लो, बड़ी विनम्रता आप से पहले बोल बोल लो तो रहे मैं हैं, बोलूं। ये चुनाव आयोग का काम होता है। अब किस तरीके से चुनाव कराना है, किस सीट पे चुनाव पहले कराना है, किस पे बाद में कराना अरे है, अब मैं किन बोलूं, तारीखों अब की घोषणा करती है, आपकी बात ये आ क्या गई, आपने सरकार का बोल दिया काम था, मेरी होता बात है? तो सुनो आप राघवेंद्र जी। आप क्वेश्चन देखिए राघवेंद्र जी मैडम, इसी पता है बात को मत दोहराइए। मीना जी, राघवेंद्र जी तीसरी बात इस बात को बोलने का कोई अर्थ नहीं है कि ये चुनाव आयोग का फैसला है। ये तो हम जी सभी जी, जान रहे हैं कि चुनाव आयोग का मैं फैसला है, लेकिन हम इस मेरी बात फैसले रहने के दीजिए। पीछे की वजह समझना चाह रहे हैं। आप सब लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, पॉलिटिकल पार्टीज है। अब आपको इंतजार था, चुनाव होगा, वहां पर आपके कैंडिडेट्स तैयार होंगे। अब कैंडिडेट्स की तैयारी को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। आपका कहना है चुनाव आयोग ने ये फैसला अपने हिसाब से लिया है। अब चंचल यादव जी का कहना है कि चुनाव आयोग ने ये फैसला सरकार के दबाव में, या सरकार डर गई है इसलिए पहले 9 सीट पर चुनाव कराना जी, चाहती ऐसी है और क्या उसके मजबूरी है, बाद उस ऐसी एक क्या सीट मजबूरी पर है? ताकत लगाना चाहती है। जी जी, जी चंचल जी अपनी बात पूरी करें, बीच में राघवेंद्र जी नहीं बोले प्लीज। ठीक है। मैं आपको बताऊं, अभी हमारे साथी ने रोजगार की बात करी, ये रोजगार के लंबे लंबे दावे पेश कर रहे थे। मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, और इनके तो बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी प्राचीरों से झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं। तो इनका झूठ बोलने का तो इतिहास है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हर साल रेलवे से लेकर के एसएससी की परीक्षाएं हुआ करती थी। राघवेंद्र भाई बता नहीं पाओगे एसएससी के एग्जाम पिछले 10 साल में कितनी बार हुए हैं, नहीं बता पाओगे आप। दूसरी बात, रेलवे में तकरीबन 3.25 लाख नौकरी खा गए भाजपाई, अभी इनको लगता है कि रोजगार दे रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी आप कह रहे थे कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने नाम बताए, वो आपने कहा कि विधानसभा के स्तर तक का प्रोजेक्ट है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री पद के स्तर का एक कोई काम राजधानी में बता दो जिसका मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया हो, जिसका उद्घाटन किया हो। आपके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने बोला कि एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बना, तो आपने कहा विधायक के स्तर का है। ये तो मुझे याद है, वाराणसी में जेल की बाउंड्री का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं, अयोध्या में रेलवे स्टेशन की चहरदीवारी का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं, और नाले का तो उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री जी को फीता नहीं काटने देते हैं। मैं जानता हूं रेलवे की हरी झंडी दिखानी है, प्रधानमंत्री जी दिखाएंगे। चुनाव आयोग इतनी ने घटनाएं हो रही मिर्चीपुर हैं। में चुनाव की घोषणा क्यों नहीं की? चंचल यादव जी कुछ जी, और रोशनी मैं डालेंगे या बता मैं दूं, सुधा जी के पास जाऊं? मिल्कीपुर में बीजेपी को यह पता चल गया है कि 10 की 10 सीटें हम हार रहे हैं, अयोध्या हारेंगे तो थू थू हो जाएगी हमारी पूरी दुनिया में। जिस डॉक्टर अयोध्या सुधा को मिश्रा, लेकर के इन्होंने डॉक्टर सुधा प्रोपेगेंडा मिश्रा, चलाया था, डॉक्टर सुनिए, सुधा जो मिश्रा, प्रोपेगेंडा चलाया था, चुनाव कराना इनकी तो प्रोपेगेंडा चुनाव आयोग का मशीनरी काम काम कर है। रही थी। जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा, चुनाव आयोग जी का काम है चुनाव कराना। 9 सीट पर जरूरी समझा, 1 पर नहीं समझा, कोई तो वजह होगी। नहीं मैडम, चुनाव आयोग को बिल्कुल बताना चाहिए कि क्यों नहीं उन्होंने कराया। चंचल जी, अब आप रुकिए, डॉक्टर सुधा को जवाब देने दीजिए। आपने अपनी बात कही ना। डॉक्टर सुधा मिश्रा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की जी प्रवक्ता। सुधा जी सीधा जी सीधा सब्जेक्ट पे बने रहिएगा। हाँ, बिल्कुल सब्जेक्ट पे ही। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार और हमारा चुनाव आयोग। अच्छा लग रहा होगा सच में। उपचुनाव में 10 सीटों पे हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन 100% होगा। बैठिए। आपने कहा क्यों नहीं? मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगी क्योंकि मुझे भी इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, हम किसी को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे भी 1 महीने पहले आपने देखा होगा खूब बातें हुई हैं, धुआंधार बातें हुई हैं, कई दिन तक बातें हुई हैं, और सरकार ने पीठ नहीं थपथपाई, अपने हाथ पांव सब थपथपा लिए। वन नेशन वन इलेक्शन, और चुनाव आयोग कह चुका था हमारे पास लोग नहीं है, व्यवस्था नहीं है, नहीं करा सकते। उसके बावजूद यहाँ तो छोड़िए, राज्यों का चुनाव नहीं, उपचुनाव नहीं हो पा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, अभी हमारे राघवेंद्र भाई ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। भाई को बता दूं कि 5 साल में 65 पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लीक हुए हैं। कितने एग्जामिनेशन हो गए, बात पूछूंगी तो नहीं बता पाएंगे, छोड़ दीजिए। तो ये सब जो बातें झूठ की और तथ्यात्मक आंकड़े हम नहीं दे रहे हैं, नमीना जी हमको दे रही है ना, ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं जो मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन के तहत 9 उपचुनाव होंगे, एक नहीं होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में भाजपा चाहती है कि पैसे बचे। पैसे बचाने की बात हो रही है, शायद इसलिए नहीं हो पा रहा होगा। अब आपने कहा कि चुनाव आयोग करवाता है, चुनाव आयोग की आयुक्तों की जो सिलेक्शन होते हैं, उनका जो पद छोड़ना होता है और जो उनको मिलता है उसके बाद, ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं होगा। जितने चुनाव तो आप आयुक्तों कहना ने चाहती हैं इस्तीफा दिया, कि चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है?
नाविद जी, अरे दबाव में नहीं नहीं काम करें या एक नहीं बात करें, एक बात सरकार की मतलब एक मंशा बात हो या नहीं हो। जी डॉक्टर सुधा, पूरी करिए अपनी बात जल्दी से। हाँ बस एक बात, जितने लोगों ने चुनाव आयुक्तों ने पद छोड़ा, उन्हें क्या मिला ये बड़ा प्रश्न है। देखा होगा बहुत बड़ा कुछ मिला उन्हें। उसके बाद जो नए सिलेक्शन हुए भारत सरकार के द्वारा ही होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो अगर ये कह दिया जाए कि भारत सरकार के न जानते हुए चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, तो ये सोच के क्या हमें हास्यास्पद नहीं लगेगा? ये जो बातें होती हैं जी क्या इसमें और जी, उसमें सामंजस्य नहीं है? आपकी बात में सबसे बड़ी बात डॉक्टर सुधा जो आपने कही, उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार अपने चुनाव आयोग से एक राज्य की 10 सीट पर चुनाव क्यों नहीं करा पा रही? नावेद जी, कोई वाजिब वजह है चुनाव आयोग के पास? मीना जी, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत आपका ये शो शुरू हुआ और पहला सवाल मुझे लगता है आपने ये उठाया है, जो मुझे लगता है बहुत दूर तलक जाएगा। ये बिल्कुल छोटा सवाल नहीं है, इस छोटे सवाल के पीछे बहुत बड़ी गंभीरता है और चुनाव आयोग को स्पष्ट करना होगा कि आखिर वो सीट क्यों छोड़ दी, उसका कारण क्या था। चुनाव आयोग कुछ भी फैसला कर दे, उस पर सवाल नहीं उठाए जाए, वो आयोग है। नावेद जी के नेटवर्क में कुछ इशू है। नावेद जी से हम जरूर उनका रिप्लाई पूरा सुनेंगे, लेकिन राघवेंद्र जी नावेद जी अपनी बात पूरी करिए। नावेद जी दोबारा, नावेद जी को आप लोग सुन पा रहे हैं ठीक से? सरकार की भी, उस देश की जनता की भी, जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भी, जो बहुत अच्छे, और इस बात में कोई शक नहीं है कि उसका क्रेडिट आयोग को और सरकार को लेना भी चाहिए है। जम्मू कश्मीर में बहुत शांति के जी, जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग के काम की तारीफ की जानी चाहिए और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, लेकिन ये सवाल बहुत मौजू है, वाजिब है कि आखिर 10 सीट में से 1 सीट छोड़नी क्यों पड़ी? सवाल राघवेंद्र सिंह जी ये है कि अगर आप विपक्ष में होते तब भी यही कहते कि चुनाव आयोग का फैसला है, चुनाव आयोग को करना है, वो जाने, या आप भी सोचते कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया? ये जरूर पूछना चाहिए। नहीं नहीं, अगर विपक्ष में होते या सत्ता में होते विषय अलग है। चुनाव आयोग का काम चुनाव आयोग को करना चाहिए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के राजनीतिक इशू नहीं है। चुनाव तो होगा ही, ऐसा नहीं है मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। चुनाव तो निश्चित होगा। चुनाव आयोग ने उसके लिए क्या योजना बना रखी है, वो चुनाव आयोग को धैर्य रखिए, सामने आ जाएगा वो विषय। वो मैं इसलिए अच्छा बता रहा राघवेंद्र हूँ जी, अपने वैसे अनुभव के आधार अच्छा पर। क्या होता? अच्छा अनुभव क्या होता? एक साथ होने से अच्छा होता या अलग होने से अच्छा है? भाई, हमसे बड़े बड़े अधिकारी बैठे। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक उत्तर प्रदेश नहीं, का बीइंग प्रवक्ता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी अब आप क्या अच्छा सोचते होता हैं? या खराब होता ये विषय चुनाव आयोग हमसे बेहतर जानता है। क्या बात है, चुनाव इतना आयोग अच्छा हमसे आप बेहतर जानता संवैधानिक है। अब उसमें संस्थाओं में हम क्या विश्वास और बताएं। भरोसा करने लग गए हैं। नाविद जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, चुनाव आयोग के ऊपर बड़े सवाल ये उठेंगे और दूसरी बात ये कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस को भी नुकसान पहुंचेगा। इसका ये संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बना के आयोग से इसकी तारीखें रुकवा दी हैं, क्योंकि इसका संदेश दूर तलक जाता है। नहीं तो हो सकता है कि मेरी बात ये सवाल गलत हो, ये गलत साबित करने के लिए आयोग को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देखिए, उसका एक तरीका होता है, ऑब्जर्वर आता है, पहले उसका जवाब, पहले ये देखा जाता है कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर और सारी व्यवस्था दुरुस्त है। हो सकता है कि वहां की व्यवस्था दुरुस्त ना हो, वहां का लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रहा हो आयोग, या लग रहा हो कि वहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, आप जवाब दीजिए। या दूसरा तकनीकी कारण जो भी है, क्योंकि इतने बड़े राज्य में 10 सीटें बहुत ज्यादा नहीं हुई, उसमें से एक सीट पर स्पेशली आपने रोक ली तारीख, उसकी नहीं घोषित की, ये बड़ा सवाल है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि एक संदेश ये जाएगा कि भाजपा घबरा रही है उस सीट पर चुनाव कराने के लिए। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि आयोग अपने फैसले खुद करता है, ये तरीका है, लेकिन कहा यह जाता है, आरोप ये लगते हैं कि सरकार ने उसको अपनी कठपुतली बना दिया। बात आयोग की नहीं, तमाम एजेंसियों को अपने इशारे पर चलाते ये आरोप लगते हैं। जिस आरोप पर मोहर लग जाएगी
इसलिए आयोग को इसका जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये मामला बहुत दूर तक जाएगा कि बहुत ज्यादा सीटें नहीं है जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये नावेद शिको जी का जो कहना है और जो विपक्ष के सवाल हैं कि आखिर चुनाव आयोग 10 उत्तर प्रदेश की सीट पर एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहा, तो इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात कितनी कितनी मतलब करने का अधिकार भी रखते हैं यहाँ के राजनीतिक दल और यहाँ की सरकार। न्यूज 24 पर आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश के दंगल में अब 10 से 9 सीट पर जो मुकाबला आ गया है, चुनाव आयोग बताएगा कि क्यों आखिर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उनको बैकफुट पर जाना पड़ा है, या उनकी तैयारी कम है, या वहां पर कोई और व्यवस्था है, कोई और कारण है। लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है जो वो साफ है, वो ये कि इस वक्त चुनाव आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। जनता को भी सोचना है कि चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है और जिन सीट पर चुनाव है वहां पर किसको चुनना है। हर एक वोट की अहमियत है, इसलिए जनता उत्तर प्रदेश के तैयार हो जाए और उत्तरकाल में पूछे गए सवालों के जवाब खुद भी ढूंढे। आज मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।